everyone, welcome to our channel Akar Foundation. I'm Rupali Raut and in this session we'll discuss about Cyclone Asani. So let's see what actually cyclone is. Cyclone होता क्या है? So cyclone ये large air mass है जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के स्ट्रॉन्ग सेंटर में रोटेट होता है और इसके रोटेशन की भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है। अब हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये होता क्या है। तो जब भी कोई चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब कोई चीज़ हम राइट हैंड साइड में रोटेट करेंगे दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब रही बात नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो ये जो अर्थ का इक्वेटर है इसके अपर पार्ट को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के साउथ पार्ट को कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। इस अपर पार्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज रोटेट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। जब अंदर का या नीचे का वार्म वाटर एटमॉस्फेयर के अपर लेयर मतलब क्लाउड से टकराते हैं तब वो लो एटमॉस्फेरिक जोन के सेंटर में तेज़ी से रोटेट होने लगते हैं। इस रोटेशनल फ्लो में ये पोलर एयर इक्वेटर के लोअर वेस्ट में मतलब इस इक्वेटर के लोअर वेस्ट में ये फ्लो होती है और इसमें वार्म एयर रोटेट होती है टुवर्ड्स द पोल ऑन द ईस्ट साइड, मतलब वार्म एयर यहाँ और कोल्ड वेव्स यहाँ वेस्ट साइड में अपीयर होती है और इसमें कोल्ड वेव्स जो है वो फास्ट पेस से मूव होती है एज कंपेयर टू दिस वार्म वेव्स। बेसिकली ड्यू टू अ वार्म सेक्लूजन ये साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि नीचे के वार्म वाटर जब क्लाउड से टकराते हैं तो ऐसे ये साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि इन साइक्लोन्स की ड्यूरेशन क्या होती है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो जनरली ये लाइफ साइकिल होती है 2 to 6 डे की ये लाइफ साइकिल होती है और इस लाइफ साइकिल की भी 3 स्टेजेस होती है। अब ये 3 स्टेजेस कैसे डिफाइन की जाती है, तो जब कोई साइक्लोन फॉर्म होता है मतलब इसके फॉर्मेशन से लेके इसके इंटेंसिफिकेशन तक और इंटेंसिफिकेशन से लेकर लास्ट स्टेज दैट इज डिसिपेशन। अब इंटेंसिफाई एंड डिसिपेशन होता क्या है, तो सबसे पहले साइक्लोन फॉर्म होगा दैट इज़ फॉर्मेशन। उसके बाद साइक्लोन फॉर्म होने के बाद उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, मतलब साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होगा दैट इज़ इंटेंसिफिकेशन। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है, जब लैंडफॉल होगा मतलब जब साइक्लोन ऊपर उठ के नीचे की तरफ आएगा दैट इज़ लैंडफॉल, मतलब कि वो ज़मीन से टकराना लेयर्स दैट इज़ डिसिपेशन। तो इन 3 स्टेजेस पर ये लाइफ साइकिल डिफ़र करती है, मतलब कोई साइक्लोन की लाइफ साइकिल हो सकती है 2 डेज़ की हो, किसी साइक्लोन की लाइफ साइकिल हो सकती है 6 डेज़ की हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन इट्स इवोल्यूशन। ओके, तो हम देखते हैं इसके साइक्लोन्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि जहाँ पर भी साइक्लोनिक लैंड फॉर्म होता है तो वो नीचे के लेयर टकरा के लेयर्स
ऊपर उठती है और इसी के चलते स्टॉर्म सर्ज भी फॉर्म होती है। मतलब जब भी कोई लैंडफॉर्म ज़मीन से टकरा के ऊपर उठेगा तो उतनी ही तेज़ी से वो ऊपर उठेगा जितना स्ट्रॉन्ग उस साइक्लोन का इवोल्यूशन होगा। तो इससे भी भारी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जब ये वार्म वाटर क्लाउड्स में कन्वर्ट होके रोटेट होने लगते हैं तो इस रोटेशन से स्ट्रॉन्ग विंड भी फॉर्म होती है और जब ये नीचे की तरफ आने लगते हैं तब ये आते हैं इन टर्म्स ऑफ हेवी रेन। तो ये मेजर और वी कैन से डेंजरस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं साइक्लोन के। इसके बाद हम देखेंगे हाउ अपकमिंग साइक्लोन्स प्रेडिक्ट, मतलब आने वाले साइक्लोन्स को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। तो इस प्रेडिक्शन के लिए फोरकास्टर्स कई सारे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स एंड एयरक्राफ्ट्स। सो स्टॉर्म की करंट लोकेशन और उसकी इंटेंसिटी को पता करने के लिए सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट लोग इस साइक्लोन के बारे में, मतलब अपकमिंग साइक्लोन्स के बारे में अवेयर रहे और सेफ्टी प्रिकॉशंस ले। सो इस तरह से साइक्लोन्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग साइक्लोन्स। साइक्लोन के टाइम पर हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें गेट अवे फ्रॉम लो लाइंग एरियाज। अब हम साइक्लोन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं। साइक्लोन को कंट्रोल करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल, तो हम अपने खुद के सेफ्टी प्रिकॉशंस तो ले ही सकते हैं। तो लो लाइंग एरियाज से हम जितना दूर हो सके उतना दूर जाकर हम खुद को सेफ रख सकते हैं। इसके बाद कीप इमरजेंसी किट रेडी। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द अपकमिंग साइक्लोन देन कीप योर इमरजेंसी किट रेडी। देन नेक्स्ट प्रिकॉशन इज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साइक्लोन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन सो दैट साइक्लोन के टाइम पे लोग इंडिपेंडेंट होकर अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो दीज आर सम मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग साइक्लोन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि साइक्लोन से रिलेटेड कौन कौन सी रेगुलेटिंग एजेंसीज़ है और वो रेगुलेटिंग एजेंसीज़ हमारी, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसीज़ कौन सी है। तो ये है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ब्यूरो ऑफ मेटेरोलॉजी। अब इन रेगुलेटिंग एजेंसीज़ का साइक्लोन्स में क्या काम होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि साइक्लोन्स के बारे में, अपकमिंग साइक्लोन्स के बारे में प्रेडिक्ट करना, साइक्लोन्स को लेके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, कोस्टल एरियाज़ को अपकमिंग साइक्लोन्स के बारे में इन्फॉर्म करना, उसके बाद उसकी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, मतलब पोस्ट साइक्लोन के बाद हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, ये सारे टास्क रेगुलेटिंग एजेंसीज फॉलो करती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो साइक्लोन असानी जो आया था जिसने आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को अफेक्ट किया, और इससे पहले इस साइक्लोन ने अंडमान एंड निकोबार को भी अफेक्ट किया था ऑन March 21। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये साइक्लोन असानी ऑन 21 मार्च को ही अंडमान एंड निकोबार को हीट कर चुका है, तो अब दूसरी बार कैसे आया। तो एक ही साइक्लोन कभी दूसरी बार नहीं इमर्ज होता है।
होता क्या है कि कभी कभी साइक्लोन्स के इवोल्यूशंस डिफ़र करते हैं। जैसे कि अगर ये साइक्लोन आसानी जो है, ये इसकी इवोल्यूशन ज़्यादा होने से ये डिसिपेट नहीं हो पाई, मतलब इसका कंप्लीटली डिसिपेशन नहीं हो पाया आफ्टर लैंडफॉल। तो ये फिर से रीइमर्ज होके आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा से टकरा गई। अब सवाल ये उठता है कि असानी ये नाम रखा किसने? तो ये असानी नाम रखा है श्रीलंका ने। और असानी का मीनिंग क्या होता है? रात। रात मतलब एंगर, मतलब गुस्सा। तो ये असानी का मीनिंग है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर है, मतलब ये साइक्लोन्स के नाम क्यों रखे जाते हैं। साइक्लोन्स के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि रिसर्चर्स को अलग अलग साइक्लोन्स की रिसर्च करने में आसानी हो। जैसे कि मल्टीपल साइक्लोन्स आते हैं, एक साल में अगर 10 साइक्लोन्स आके गए तो उस 10 साइक्लोन्स की स्टडी करने के लिए वो कैसे साइक्लोन को आइडेंटिफाई करेंगे? तो पर्टिकुलर नाम से वो आइडेंटिफाई करके आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है? तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्कैप, इसमें 169 साइक्लोन्स के नाम रजिस्टर किए गए हैं। अब ये 160 साइक्लोन के नाम अलग अलग कंट्रीज़ ने रजिस्टर किए हैं। जैसे कि अगर हमारे इंडिया को कोई नाम सजेस्ट करना है, जैसे कि रिसेंटली इंडिया ने 13 साइक्लोन्स के नाम लिस्ट किए हैं, तो ये नाम IMD के पास जाएंगे, दैट इज़ इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, और IMD इस नाम के अप्रूवल के लिए वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास इन नामों को भेजेगी। फिर अप्रूवल मिलने के बाद अपकमिंग साइक्लोन्स को 1 बाय 1 कंट्री नाम रखते हैं। जैसे कि असानी नाम रखा श्रीलंका ने, और इसके बाद का टर्म है थाईलैंड का। अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग साइक्लोन होगा उसका नामकरण करेंगे थाईलैंड। सो इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है साइक्लोन्स का। अब हम देखेंगे डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन्स इन डिफरेंट रीजन। मतलब अगर हमारी इंडिया में साइक्लोन को साइक्लोन बोला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट रीजन में भी इस स्टॉर्म को साइक्लोन ही बोला जाए। सो इंडियन ओशन एंड ऑस्ट्रेलिया में इस स्टॉर्म को साइक्लोन बोला जाता है, और इसी साइक्लोन को वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में टाइफून्स बोला जाता है। देन अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में इसे हरिकेन्स बोला जाता है। सो ऐसे डिफरेंट रीजन में इसे अलग अलग टाइटल से जाना जाता है साइक्लोन्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।